Hello, my dear students. How are you? I am Harshvyari Srivastava, law experts, Pariksha Refresher Law Classes from Allahabad. Dear students, आज आप लोग के साथ एक वीडियो दिया जा रहा है। वो इंडियन यूनियन एक्ट पर है। इसका टॉपिक है होल यूनियन एक्ट। इसका टॉपिक है होल एविडेंस एक्ट इन 20 मिनट्स। देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि जो सिलेबस एक साल का होता है उसको सर केवल 20 मिनट पे क्यों बता देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं छोटा है या इनकम्प्लीट है। देखो डियर स्टूडेंट, ये पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट कराया जाता। कोर्स के लिए तो आपको क्लास लेनी पड़ती है, रेगुलर क्लास करना पड़ता है, तब आपका कोर्स कंप्लीट होता है। ये तो आप लोग को ये बताया जाता है कि इस एविडेंस एक्ट में 20 मिनट्स में उन बातों को बताया जाता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बेसिक चीजें होती है, जिसको हम आप समझ जाते हैं जब, तो एविडेंस एक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन ये कहिए कि केवल ये 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपका एविडेंस सेट तैयार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज जिस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं उसको शुरू करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये 1872 का है, 1872 का। और जो ये एक्ट है इसको बनाया था सर जेम्स स्टीफेंस। ये 1872 का है और इसको ब्रिटिशर्स जो रिस्ट्रिक्ट थे, सर जेम्स स्टीफेन, उन्होंने बनाया। और इसमें टोटल 167 सेक्शन रखे, 11 चैप्टर रखा और 3 पार्ट रखा। और जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है ये इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ 1 सितंबर 1872। देखिए ये चीजें बेसिक चीजें हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का बना है, सर जेम्स स्टीफेन ने बनाया है। इसमें 167 सेक्शन है, 11 चैप्टर है और 3 पार्ट है। इन 3 चीज को आप लोग याद रखना तो इंडियन एविडेंस समझ में आ जाएगा। देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसके 3 पार्ट क्या कहते हैं। और तो और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है, इसके 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो देखो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बेस्ट एविडेंस हो वो हम लोगों को कोर्ट के सामने देनी चाहिए। दूसरा ये कहता है कि जो बेस्ट एविडेंस हो वो डिपेंड होना चाहिए किसके ऊपर, वो डायरेक्ट हिट करना चाहिए किसके ऊपर, वो करना चाहिए डिस्प्यूटेड पॉइंट पर। क्योंकि कोर्ट जो होता है वो डिस्प्यूट को निपटाता है। और तीसरा चीज कहा गया है कि जो एविडेंस हो वो डायरेक्ट हो, यानी हियर से न हो, सुनी सुनाई बात न हो। ये 3 एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल है। और जो हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट है ये प्रोसीजरल रहा है, प्रक्रियात्मक विधि है। इसमें हम लोगों को सिविल केसेस के और क्रिमिनल केसेस के दोनों के एविडेंस एक्ट इसी में पढ़े जाते हैं। ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सिविल केस का अलग है एविडेंस और क्रिमिनल केस का अलग है, दोनों का एविडेंस एक्ट एक ही है। एविडेंस एक्ट में जो चैप्टर 11 है, देखिए इसके पार्ट 3 है। एक जो है रिलेवेंसी से जुड़ी हुई है, सुसंगत से, एक जुड़ा है प्रूफ से और एक जुड़ा है बर्डन से।
ये तीन बातों के बीच में हमारी एविडेंस एक्ट चलती है। ये सेक्शन 1 से लेके 55 में दिया गया है, सेक्शन 56 से 100 में दिया गया है, और थर्ड पार्ट जो है 101 से 167 में दिया गया। देखिए, जो ट्रायल कोर्ट होती है, चाहे सिविल का ट्रायल चल रहा हो चाहे क्रिमिनल का ट्रायल चल रहा हो, उनको अपने ट्रायल को पूरा का पूरा बेस करना पड़ता है इंडियन एविडेंस एक्ट पर। इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे पहला जो फैक्ट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं तथ्य। फैक्ट्स जो दो तरह का होता है, एक रिलेवेंट होता है और एक होता है इनरिलेवेंट। जो फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है फिर वो आगे चलता है एडमिसिबिलिटी या नॉन एडमिसिबिलिटी। और जो हम लोगों के बीच में किसी चीज को प्रूफ करने की बात होती है वो दो तरीके हैं। एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है नॉर्मली वो सिविल केसेस में प्लेंटिफ के ऊपर होता है और क्रिमिनल केसेस में कंप्लेनेंट के ऊपर होता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसको न्यायालय क्या करता है, उपधारणा कर लेता है, प्रिज्यूम कर लेता है। ये तीन तरह का होता है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक। तो दो तरह से ट्रायल चलते हैं, एक पे बर्डन ऑफ प्रूफ मांगा जाता है और कहीं कहीं उपधारणा कर ली जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को बताए, जैसे अगर कोई व्यक्ति पिछले 7 सालों से लापता है, कोई जानकारी नहीं है, घर से उसने कोई संपर्क नहीं किया, उसके बारे में कोई ये नहीं कहता कि वो जिंदा है, मुझसे मिला था, तो आप लोग का जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 108 कहता है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि वो मर गया है। और जो मर गया है तो इसको बोलते हैं सिविल डेथ, कानून की निगाह में मरा है, क्योंकि डेड बॉडी नहीं मिली है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिविल डेथ। ऐसे चीजें जो होती है उसको हम लोग प्रिजम्पशन कहते हैं। डाउरी डेथ पर प्रिजम्पशन है, तो ये हम लोग के एविडेंस एक्ट में चलता है। देखिए डियर स्टूडेंट, एविडेंस एक्ट में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं एक एक करके आप लोग को बताते हैं। एक होता है हम लोग का एडमिशन और एक होता है कन्फेशन। देखो, जो एडमिशन होता है वो सिविल केसेस में होता है और उसमें जो पार्टीज होते हैं, चाहे प्लेंटिफ हो, चाहे डिफेंडेंट हो, चाहे उनके एडवोकेट्स हो, चाहे उनके एजेंट हो, सभी को राइट्स होता है कि वो किसी भी फैक्ट्स को कोर्ट के सामने एक्सेप्ट कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो कन्फेशन होता है वो केवल और केवल करने का अधिकार दिया गया एक्यूज पर्सन को, अभियुक्त व्यक्ति को। और ये भी अधिकार दिया गया है कि आप ओपन कोर्ट में ये बोलोगे कि मेरे ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैंने ही अपराध किया, ये बोलना पड़ेगा, तभी उसको कन्फेशन कहते हैं। ये हम लोग का एविडेंस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन है, यानी कोई व्यक्ति यदि घायल हो गया है और चंद घंटों का मेहमान है तो ये कहा गया उसके स्टेटमेंट को मजिस्ट्रेट को बुलाकर जल्दी से जल्दी ले लिया जाए, ताकि ये पता चल जाए कि उसकी ये हालत किसने की। और अगर स्टेटमेंट देने के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, चाहे 1 दिन के बाद चाहे 2 दिन के बाद, तो ये माना जाता है कि उसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। हमारे एविडेंस एक्ट में ये कहा गया है कि जो जजेस होते हैं वो लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन जब कभी उनके सामने कोई टेक्निकल मैटर आए, जैसे फॉरेन लॉ का मैटर आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैटर आया, फिंगरप्रिंट का मैटर आया, हैंड राइटिंग का मैटर आया, तो जजेस को कहा गया कि आप सेक्शन 45 में 45 में क्या ले लो, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय, ताकि कोर्ट को हेल्प मिल सके और कोर्ट अपने ट्रायल को फेयर ट्रायल के रूप में आगे चला सके। देखिए, जो हम लोग के पास कोर्ट के सामने एविडेंस देने के तरीके हैं, वो सबसे पहला होता है ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य।
दूसरा होता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तीसरा हम लोग जो देते हैं रियल एविडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक साक्ष्य या वास्तविक साक्ष्य। फोर्थ होता है हियरसे एविडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं अनुश्रुत साक्ष्य, सुनी सुनाई गवाही। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। इसमें से देखिए जो सबसे ज्यादा अच्छी एविडेंशियल वैल्यू होती है वो होती है ओरल एविडेंस की। लेकिन ये जरूरी है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी जो ओरल एविडेंस कोर्ट में देने आया है उसी ने घटना को देखा हो, सुना हो, आभास किया हो। और इसी तरह जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बारी आती है तो उसमें बेस्ट माना जाता है प्राइमरी। और डियर स्टूडेंट, आज इस चैनल के माध्यम से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि कभी भी अगर प्राइमरी एविडेंस में और डायरेक्ट एविडेंस में विरोधाभास होता है, कंट्राडिक्शन होता है, तो जो हमारा प्राइमरी एविडेंस होता है वो ओवरराइड करता है। दस्तावेज झूठ नहीं बोल सकता, व्यक्ति झूठ बोल सकता है। इसलिए ये बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए जो हम लोग का एविडेंस एक्ट है, इसमें यह कहा गया है कि साक्ष्य कोई भी दे सकता है, यहां तक कि छोटा बच्चा 7 साल से कम उम्र का भी दे सकता है, पर्दानशीन महिला भी दे सकती है, ओल्ड पर्सन भी दे सकता है, कॉम्पिटेंट पर्सन तो दे ही सकता है, मना नहीं है। जैसे आईपीसी में आप लोग पढ़ते हैं 7 साल से कम उम्र के बच्चे अपराध करने में अक्षम, टोटली इनकैपेक्स, बट यही एविडेंस एक्ट कहता है 7 साल की उम्र का बच्चा भी साक्ष्य दे सकता है, बशर्ते उसने घटना को देखा हो, सुना हो, आभास किया हो और कोर्ट के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही सही उत्तर देता है और न्यायालय को संतुष्ट करता है। एक बात और आती है कि किसी मुकदमे में कितने साक्षी होने चाहिए, तो आप लोग इसके लिए धारा 134, 134 को याद रखिएगा। किसी भी मुकदमे में साक्षियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, बल्कि न्यायालय ये कहता है, कोर्ट ये कहती है, हमारा एविडेंस एक्ट ये कहता है कि क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। साक्ष्यों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो, साक्ष्यों गुणवत्ता वाला हो, यानी उसने घटना को देखा हो, सुना हो, आभास किया। जो हमारे साक्षी कोर्ट में आते हैं उनका एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन सब कोर्ट के सामने किया जाता है और यही साक्षी की परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका होता है। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 141 से 143 में लीडिंग क्वेश्चन की बात कही गई है। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया रहता है। तो ये कहा जाता है ऐसे प्रश्नों को क्यों पूछो जिसमें आंसर दिया हो, इसीलिए एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन पूछने से मना किया जाता है। और डियर स्टूडेंट, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कोर्ट के पास, पार्टीज के पास। कभी कभी कोर्ट में हमारा ही विटनेस, हमारा ही गवाह हमारे विरुद्ध हो जाता है, हमारे अपोजिशन में बोलने लगता है। तो उसके लिए सारी व्यवस्था 154 में की गई है, जिसको हम लोग कहते हैं होस्टाइल विटनेसेस, पक्षद्रोही गवाह। यानी कि हमारा गवाह अगर कोर्ट में बदल गया है तो जो हमारे मचे हुए वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, अनुभवी होते हैं, वो घबराते नहीं, बल्कि कोर्ट से कहते हैं कि सर इनको होस्टाइल कर दीजिए ताकि मैं इनका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकूं, और बाद में उसको झूठा साबित कर देते हैं। और देखिए एविडेंस एक्ट की एक और बड़ी विशेषता है कि रिफ्रेशिंग मेमोरी। जब कभी कोई एक्सपर्ट्स कोर्ट में एज ए विटनेसेस बुलाया जाता है तो ये कहा जाता है कि उसको उसका प्रीवियस स्टेटमेंट दिखा दिया जाए ताकि वो अपना प्रीवियस स्टेटमेंट देखकर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर ले और फिर कोर्ट के सामने अपना एविडेंस दे। ये जो प्रोविजंस है 159, 160, 161 में दिया गया है। और डियर स्टूडेंट, सर के हिसाब से एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है क्रॉस बाय कोर्ट।
जब कभी 165 में जब कभी कोर्ट को ये लगे कि दोनों पार्टीज प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का, न्यायालय का मूल्यवान समय खराब हो रहा है, तो कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि वो खुद डेस्क पर बैठे बैठे क्रॉस बाई कोर्ट कर सकता है, पार्टीज का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। और लास्ट में जो सबसे अंतिम धारा है 167, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई इम्प्रॉपर एविडेंस को कोर्ट ने अपने डिसीजन में जोड़ लिया है और प्रॉपर एविडेंस को छोड़ दिया है, तो न्यू ट्रायल तब तक नहीं होगा जब तक कि इम्प्रॉपर एविडेंस को डिसीजन से हटाने के बाद अगर डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जो प्रॉपर को छोड़ दिया गया है, प्रॉपर को जोड़ने के बाद अगर डिसीजन पर कोई प्रभाव पड़ता है तभी न्यू ट्रायल होगा, अदरवाइज न्यू ट्रायल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में थोड़ी सी बात करने का मौका मिला। आप लोग के सामने हमने एविडेंस सेट के उन सब बातों को रखा जो रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बाकी जो कोर्स है, ये कोर्स तो डियर स्टूडेंट कम से कम 40 से 50 लेक्चर का होता है। एक घंटे 1.5 घंटे आप लोग को एक सेक्शन पर डिस्कस किया जाता है, तब ये कोर्स कंप्लीट होता है। ये तो सर इसलिए बता दिए ताकि आप लोग एक जानकारी आप लोग को मिल जाए कि एविडेंस सेट होता क्या है। डियर स्टूडेंट, जो हमारा संस्थान है उसका नाम है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस। ये पिछले 30 वर्षों से निरंतर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करा रहा है, और जो इसमें संस्थान में गति पकड़ी वो ऑनलाइन से ज्यादा तेजी से पकड़ी। ऑफलाइन में 2 स्टेट 3 स्टेट के बच्चे आते थे, इलाहाबाद में रहते थे, रेगुलर क्लास करते थे और चयन भी उनका होता था, सिलेक्शन भी होता था। लेकिन जब से कोविड का दौर चला तो संस्थान का जो स्ट्रक्चर था बदल दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया। और इस ऑनलाइन के 2 साल के दौरान मुझे मेरे स्टूडेंटों का भरपूर प्यार मिला, भरपूर सहयोग मिला। इतना सहयोग मिला कि हम समझते हैं कि अब सर से कम 15 से 16 स्टेट के स्टूडेंट जुड़ गए। ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने दूर तक हमारी आवाज़ आप लोग को मिलती है, आप लोग सुनते हैं, समझते हैं और संस्थान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस समय परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, जहाँ पर एपीओ, सिविल जज और एचजेएस की तैयारी कराई जाती है, वो फुली ऑनलाइन है। गूगल मीट पर क्लास चलती है, और जो सर का नंबर है, कैसे आप सर से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो स्क्रीन पर शो कर रहा है। और हम आप लोग को बता भी दें, 9005078691 दूसरा नंबर भी है, उसको भी आप चाहे तो नोट कर लें, 9335144265। ये दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है। कैसे क्लास को ज्वाइन करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितने घंटे की क्लास है, कितना टाइम ड्यूरेशन टोटल लगेगा, ये सब जानने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल के जानकारी ले सकते हैं। इस संस्थान के द्वारा आप समझ लीजिए कि कम से कम 100 के आसपास स्टूडेंटों ने अब तक सिलेक्शन प्राप्त किया, और कहीं एडीजे के पद पर, कहीं सिविल जज के पद पर, कहीं एपीओ के पद पर, कहीं पुलिस ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। और जहां भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। उनकी वजह से संस्थान का भी नाम काफी आगे बढ़ा और सर का भी नाम आगे बढ़ा। अब डियर स्टूडेंट, बारी आप लोगों की है। आप लोग को भी उसी तरह तैयार करने की कोशिश की जाती है जिस तरह पिछले स्टूडेंटों को तैयार किया गया था और उन्होंने सफलता दी है। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल है,
जिसपे अब तक लगभग 75 वीडियोस आ चुके हैं। और आप लोग के प्यार से, आप लोग के सहयोग से आप लोगों ने इसको इतना चैनल को सराहा कि आज इसके 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और करीब 1.5 लाख लोगों के व्यूज आए हुए हैं। ये केवल और केवल श्रेय हमारे डियर और नियर स्टूडेंटों को जाता है और किसी को नहीं। तो क्या अगर आप लोग का इतना प्यार सहयोग न मिला होता तो ये चैनल आज इतना आगे न बढ़ पाता। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस है, देखिए फीस स्ट्रक्चर भी शो कर रहा है, वो आप लोग के सामने वो मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है। सर की संस्थान से आप लोगों के लिए लॉ के नोट्स, जनरल स्टडीज के नोट्स ये भी मिलते हैं। इसके लिए भी वही प्रोसेस है कि आप व्हाट्सएप पर डालकर ये जान सकते हैं कि कैसे हमको मिलेगा और किस प्रकार मिलेगा। डियर स्टूडेंट, जो लॉकडाउन का दौर था उसमें इसी साल वर्ष 2021 में मार्च के महीने से सर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों के लिए क्लास लेते हैं। अनअकैडमी आज इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस का। इसमें 2 प्रकार की क्लासेस चलती हैं, एक स्पेशल क्लासेस और एक प्लस क्लासेस। ये दोनों क्लास जो लर्नर कर लेता है फिर उसको किसी और संस्थान में किसी और टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो फिर इतना कंप्लीट कोर्स कर लेता है कि उसका सिलेक्शन उसके नज़दीक आ जाता है। कुछ बैचेस अनअकैडमी जुडिशरी के स्टार्ट हुए हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जो अनअकैडमी का स्पेशल क्लास होती है वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, डेली होती है। इसी का एक पार्ट है यूट्यूब चैनल, जिसमें दिन में 12 बजे मेरे द्वारा डेली क्लास ली जाती है। कल 1 नवंबर से क्लासेस आप लोग को फिर से मिलेंगी। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी जुडिशरी का जो क्रेडिट है वह हमारे जितने एडुकेटर्स हैं, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हायर एजुकेशन उनके पास है, लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अनअकैडमी जुडिशरी पर फ्री टेस्ट सीरीज आरजीएस, एचजेएस एग्जाम के लिए स्टार्ट हुआ है। अनअकैडमी जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है T20 मॉक टेस्ट सीरीज, जो कोर सब्जेक्ट का चलाया जाता है और डेली क्लास चलती है। इसमें आप लोग को 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व कराए जाते हैं जो MCQ फॉर्म के होते हैं। जो अभी हम आपको बता रहे थे प्लस क्लासेस लेने के लिए आप लोगों को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12, 18 और 24 महीने के होते हैं। मेरे द्वारा आपको एक फैसिलिटी मिल सकती है कि जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्लस के सब्सक्रिप्शन लें तो आप लोगों को एक कोड को यूज करना है और उस कोड का नाम है, देखिए मैं आप लोग के लिए लिख दे रहे, ये नहीं है कोड हम यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए HP लाइव। सर का नाम है हर्ष प्यारी श्रीवास्तव, उसी से बना HP लाइव। इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% की जो फीस है वो कम हो जाएगी, आपको केवल 90% फीस जमा करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी को और ज्यादा जानने के लिए, समझने के लिए अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी का टेलीग्राम। तो आज आप लोग के बीच में जो इंडियन यूनियन सेट का एक समरी गई है उसको आप लोग सुनिएगा 1 बार 2 बार। और डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आइकन बटन को प्रेस करिएगा, ताकि इधर नवंबर महीने में आप लोग को बहुत से वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग अगर लाइक शेयर किए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।